नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लंबे विवाद ये बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए पूरे 20 दिन हो चुके हैं। आज से सांसद 18वीं लोकसभा की शपथ भी ले रहे हैं। संविधान को खतरा बताकर इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति के साथ लोकसभा में पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद देश का एक हिस्सा चुनावी हिंसा की आग में सुलग रहा है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। एक तरफ संसद के अंदर सांसदों की शपथ चल रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष संसद के बाहर संविधान की कॉपी के साथ प्रदर्शन कर रहा था। दिल्ली से लेकर तमाम पूरे देश में विपक्ष ने संविधान को लोकतंत्र के जिंदा रहने का या खुद के जिंदा रहने का आधार बना लिया। लेकिन इसी विपक्ष को बंगाल की हिंसा नजर नहीं आती, जहां हर चुनाव के दौरान खुलेआम राजनीतिक हत्याएं होती हैं, आगजनी होती है, घर दुकान सबको जला दिए जाते हैं। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके साथ। हिंसा, आगजनी, मारपीट और खून खराबा लोकतंत्र की चुनावी बिसात पर शायद ये बंगाल की रवायत बन चुकी है। चुनाव खत्म हो गए तो अब चुनावी गुणागणित को लेकर वोटों का हिसाब भगवा कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है। आरोप टीएमसी से जुड़े लोगों पर है, लिहाजा बीजेपी के समर्थकों को कहीं पीटा जा रहा है तो कहीं ट्रैक पर शव मिल रहे हैं। डरे हुए बीजेपी समर्थक अपने घर छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। देखिए, हम लोग का पास तो जो शेल्टर में 3,500 से 4,000 है, पूरा प्रदेश में 8,000 तो होगा। करीब 8,000 बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव के बाद से अपने घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनका गुनाह है कि टीएमसी के खिलाफ उन्होंने भगवा झंडा उठाया। ऐसे में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बीते दिनों बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, हिंसाग्रस्त लोगों से मुलाकात की और ममता बनर्जी को सीधे शब्दों में सुधरने की हिदायत दे डाली। इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का यही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल के सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया है। लोकसभा चुनाव के बाद से बंगाल के नक्शे पर नजर डालिए तो नॉर्थ दिनाजपुर, कूच बिहार, साउथ दिनाजपुर, पश्चिमी बर्धमान, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर, नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और कोलकाता जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन जिलों में हिंसा की 500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 5 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स की मौत हो चुकी है। 6,000 से ज्यादा बीजेपी वर्कर घायल हुए हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल चुनावी हिंसा में लाल है। 2021 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी हालात ऐसे ही थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी ने 6 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया था। टीएमसी ने 5 लोगों की मौत का दावा किया था। एक तरफ राजधानी दिल्ली से लेकर बंगाल की रैलियों तक विपक्ष संविधान बचाव की गुहार लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की हिंसा पर टीएमसी समेत तमाम दल खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज इस चर्चा में, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये देखिए, शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में है, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लोकेश जिंदल कांग्रेस की तरफ से और बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लोकेश जिंदल जी, अभी मैं कांग्रेस का एक्स अकाउंट देख रहा था तो उसमें एक ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जय संविधान, मुट्ठी दिखाते हुए, और लिखा है जननायक ने नरेंद्र मोदी को संविधान दिखाया जब वो शपथ लेने जा रहे थे। बाकी जगह इतनी सारी चीजें हुई, बंगाल का एक उदाहरण किया गया, वहां पर ये सारी बातें क्यों नहीं आती? वहां पर ये संविधान क्यों नहीं दिखाया जाता, या फिर वहां ध्यान नहीं आता? अगर मैं संविधान की बात करता हूं, अगर वाकई में
बंगाल में परिस्थिति इतनी ज्यादा भयानक है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं काम कर रही? देखिए, संविधान में 365 के तहत, 356 के तहत ऐसे कई प्रावधान है जहां पर केंद्र सरकार काम कर सकती है। अगर कुछ भी असंवैधानिक हो रहा है बंगाल में तो केंद्र की सरकार के पास ऐसे कई प्रावधान है कि वे वहां सरकार में कदम उठा सकती है। तो अगर बंगाल में ऐसा कुछ भी घट रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि संविधान के अनुसार नहीं हो रहा। केंद्र सरकार काम क्यों नहीं कर रही? अच्छा, मतलब जैसे जब आप लोगों की सरकार थी, जवाब किया करते थे वैसे ही? नहीं हिमांशु जी, बात पहले क्या था अब क्या था इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। जो पहले हो गया घट गया, लेकिन वर्तमान में जो घट रहा है उससे हमारा भविष्य पर असर पड़ेगा। वर्तमान में जो लोग जी रहे हैं उनकी रोजमर्रा पर फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या गलत देखना बंद कर दिया? भविष्य नहीं, जिन विद्यार्थियों का भविष्य आज खत्म होने के कगार पर है, जिन विद्यार्थियों ने इतने साल मेहनत की, वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों ने गलत देखना बंद कर दिया। राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या है? राहुल गांधी की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ नरेंद्र मोदी को देखना है, बाकी के राज्यों में, बाकी की जगह पर क्या हो रहा है वो नहीं देखना है? एक काम कीजिए, आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर उनकी जिम्मेदारी के ऊपर। जब जनता नहीं बना रही हम क्या बनाए? जनता नहीं बना रही तो हम क्या बनाए? नहीं तो फिर आप जब जनता ने बना दिया, अरे लेकिन आप एक प्रश्न कीजिए ना। नहीं, एक बड़ा चेहरा आप उन्हें बताते हैं ना। आप ये कहते हैं कि जननायक, सुनिए, आप ही के अकाउंट से कहा जा रहा है ना, जननायक की उपाधि दी गई है राहुल गांधी को। नहीं तो जननायक को चुनिंदा चीजें दिखती हैं। सरकार से प्रश्न पूछेगा ही ना, तो जननायक है तो सरकार से तो प्रश्न पूछेगा ही। अच्छा। जनता के हक में। लेकिन वो सरकार कौन सी है ये भी सिलेक्ट करना है। शहजाद, अब आपका जवाब क्या है? जननायक ने नरेंद्र मोदी को संविधान दिखाया, ये बताया गया है, बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, उसमें जननायक की उपाधि दे दी गई है राहुल गांधी को। बंगाल में नजर नहीं आ रहा, बाकी सब जगह उनको दिखता है। मैं तो हिमांशु जी स्वागत करता हूं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जिसकी दादी माँ ने संविधान को कुचला है, आज उसके पोते को भी मोदी है तो मुमकिन है संविधान लेकर गली गली कूचे कूचे घूमना पड़ रहा है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं तो संविधान और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों को प्रणाम करता हूं कि देखिए ना, जिसकी दादी माँ का इतिहास रहा। और बताइए, अगर ये कुतर्क लगाया जाए कि केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, तो तृणमूल कांग्रेस जो 34 वर्ष का आरोप लगाती है लेफ्ट के ब्लडी रूल पर, तो उसके समय पर भी तो कोई लगाया नहीं गया था राष्ट्रपति शासन। तो इसका मतलब कि लेफ्ट का जो रूल था 34 वर्ष का वो बिल्कुल अच्छा था। बादल देवदास जी उसका जवाब देंगे। हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है उसके चलते 5 वर्ष भी यदि हमको केंद्रीय फोर्सेस रखने पड़े तो हम रखेंगे, और सरकार सुनिश्चित करे रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। ये भी हाई कोर्ट ने कहा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यहां पर डिक्टेटरशिप है, पर आज सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि आज जो 57 लोग, ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग तमिलनाडु में शराब के चलते मरे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं, नॉर्थ साउथ कहने वाले, संविधान बचाओ कहने वाले, दलित ललित कहने वाले, राहुल गांधी का एक ट्वीट बता दीजिए। ये जननायक नहीं, ये खलनायक है। इसे बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक संविधान याद नहीं आता, केवल झूठ की दुकान है। अच्छा, इसका जवाब तो आप देंगे ना कि तमिलनाडु पर क्या हो गया? वहां पर लोगों की जान जा रही है, बंगाल में जा रही है, वो मुद्दा नहीं उठाना है? हिमांशु जी, वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है वो नीट, यूजीसी नेट और सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, जिसने लाखों ये इतने सुनिए ना मेरी एक बात सुनिए। अगर हाईकोर्ट भी किसी मुद्दे के बारे में बोल रहा है, लोकेश जिंदल जी, बंगाल में 2019 लोकसभा चुनाव के पहले 693 केस, 11 मौत। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद 852 केस, 61 मौत। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 663 केस, 57 मौत, राजनीतिक मौत। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 500 केस, 5 मौत। ये बंगाल की बात। तमिलनाडु का जिक्र शहजाद कर चुके हैं और बाकी मंचों पर भी किया गया है कि 57 मौत हो चुकी है। तो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? हिमांशु जी, मुद्दे तो नॉर्थ सिक्किम में जो बाढ़ आई है ये भी है। हाँ। मुद्दा तो खेल का भी हो सकता है। तो आप ये बोल दीजिए ना कि आपको आपकी राज्य का नहीं दिखता। आप ये बोल दीजिए हम अपने राज्य का नहीं देखेंगे, अपने साथियों वाला नहीं देखेंगे। ये तो एजेंडा हो गया ना हिमांशु जी। किसका? कांग्रेस का? एक तरह से कवर फायर दे रहे हो आप। मैं कवर फायर नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप तमिलनाडु की जनता को यह बता दीजिए, सुनिए, आप तमिलनाडु की जनता को यह बता दीजिए कि वहां का मुद्दा कम है।
हिमांशु जी, आप भारत देश की जनता को बताइए जिसके प्रत्येक विद्यार्थी ने नीट का पेपर दिया था। देखिए सुनिए, न भारत ने इस मुद्दे को उठाया था, न भारत की खबर का असर भी हुआ, डीजी हटा भी दिए गए। सुनिए, हमने दिखाया है, वो हमें मत बताइए आप। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर कहीं कोई मुद्दा हो रहा है, अगर आप कांग्रेस के लिए मुद्दा वो छोटा है, शराब वाला, शराब से मौत कांग्रेस के लिए छोटा मुद्दा लगता है, अगर आपको लगता है कि विद्यार्थियों का मुद्दा इस देश के लिए अहम लोकेश जी, आप या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, या आप भी राहुल गांधी की तरह ही हैं कि उनको जो सुनना है वही सुनेंगे, जो करना है वही करेंगे। विद्यार्थी और उनके भविष्य से कोई मैं एक बार फिर से जवाब लूंगा, फिर बाकी के मेहमानों के पास आता हूं। शहजाद, ये बताइए, बार बार मैं कह रहा हूं तमिलनाडु बंगाल, वो सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, वो जैसे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, ये मतलब महात्मा गांधी जी के नहीं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के साथ है। तो ये अपने को जो सुनना है उतना ही सुनना है, अपने को जो देखना है उतना ही देखना है, और अपनी जो स्क्रिप्ट है वही पढ़ के बोलना है। मैं चलिए नीट से जुड़ा हुआ एक मामला बोलता हूँ। नीट पे इनको बात कर दी ना, नीट के विषय में आपने हमको गाली दी, गाली देना भी चाहिए, पर ये उत्तर प्रदेश को अपमानित करने वाला ट्वीट शशि थरूर ने डाला। यहां पर तो समाजवादी पार्टी के भी मुझे लगता है नुमाइंदे हैं, उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वो प्रदेश जिसमें परीक्षा पहले ही उत्तर का पता चल जाता है। ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपमानित करना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपमानित करना। आप हमें गाली दीजिए ना, मोदी जी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, रोज दीजिए, उत्तर प्रदेश को गाली देंगे? और समाजवादी पार्टी ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। डीएमके के नेता ने बोला था उत्तर प्रदेश के लोग बर्तन मांजने वाले हैं, पानी पूरी बेचते हैं, पेशाब पीते हैं। आज मैं चाहता हूं, ये संविधान के तहत बातें हो रही है। समाजवादी पार्टी का नेता आज पहले स्टैंड ले कांग्रेस डीएमके पे। हाँ, ठीक है। तारिक भाई, जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, अब सुनिए जी। ऐसे शब्दों से बीच में इंटरप्ट ना करे कोई प्लीज। ऐसे शब्दों से प्रदेश की बेइज्जती होती है। मैं इस स्टैंड को लेकर चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश है, ये कहेगा सत्ता में आए हैं ये लोग। इससे उत्तर प्रदेश की बेइज्जती नहीं हुई। पहले ये लोग माफी मांगे, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं। हमारा बयान दिखाओ, ऐसा है। हिमांशु, मेरा बयान दिखाओ, हमारा बयान दिखाओ। किसने बोला? बीजेपी के नेता ने बताओ। हिमांशु, बीजेपी ने कभी बताएंगे, बीजेपी ने कभी नहीं बोला। कोट करो स्टेटमेंट। तारिक बताएंगे। स्टेटमेट दिखाओ, स्टेटमेंट दिखाओ, ऐसे नहीं, स्टेटमेंट दिखाओ। समाजवादी तारिक भाई बताएंगे। एक मिनट सुनिए ना, उत्तर प्रदेश के जैसे अच्छा नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। सुनिए ना तारिक भाई, सुनिए, मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं। हम लोग अपने मुद्दे पर वापस आएंगे। इन्होंने कोट किया, शशि थरूर की तरफ से ये बयान था। आप बता दीजिए। हाँ, आप बता दीजिए। हाँ। अमित शाह अपनी रैली में चिल्ला कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश रहते हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2017 से पहले ऐसे 50 बयान मोबाइल में है। अरे चुप। हिमांशु जी, कौन सी रैली में उन्होंने उत्तर प्रदेश को बोला है? मैं ये नहीं स्वीकारूंगा। अमित शाह जी के विषय में ये झूठ फैलाएंगे, मैं इसको नहीं स्वीकारूंगा। अमित शाह जी ने समाजवादी पार्टी की गुंडाई, समाजवादी पार्टी के माफियाओं के बारे में बोला है। उत्तर आप दिखाइए, पहले दिखाइए, पहले दिखाइए, पहले दिखाइए। ठीक है, पहले दिखाइए। अच्छा, दिखाइए, ठीक है, बयान दिखाइए, अन्यथा तारिक भाई मांगेंगे आप। तारिक भाई, अमित शाह जी का बयान दिखाइए। वो यूपी में 12 बजे के बाद औरतें नहीं घूम सकती थी। ये यूपी की इज्जत करना हुआ। 2017 से पहले यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आप कह के सत्ता में आए, इससे उत्तर प्रदेश समान बना। नहीं, अपराध कानून व्यवस्था को लेकर तो मुद्दा बनाया है, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया है, ये तो स्पष्ट है। बारे में बोलना, समाजवादी पार्टी के मुद्दे के बारे में बोलना खराब है क्या? ये वो मुद्दा था और ये मुद्दा नहीं है। क्या आप उत्तर प्रदेश की लाखों पुलिस वालों की बेइज्जती नहीं कर रहे हो? यहाँ कहते थे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं 17। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सुनिए ना, वापस मुद्दे पर आए तारिक भाई। तारिक भाई, आपने जवाब दिया, लेकिन वापस मुद्दे पर आए, वापस मुद्दे पर आए। संविधान की बात की जा रही है तारिक भाई, संविधान की बात की जा रही है। अब ये बताइए, संविधान को देखने का नजरिया राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। समाजवादी पार्टी शशि थरूर के अनर्गल बयानों का आपने जो सवाल सुनिए, आपसे जो सवाल हुआ, मैंने आपसे पूछा, आप जवाब देना चाहेंगे? तारिक भाई, आपने जवाब दिया है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आप ये बताइए, संविधान को देखने का तरीका और संविधान के हिसाब की बात करने का तरीका अपने हिसाब से होता है, सिलेक्टिव अप्रोच होती है इसकी। बंगाल में नजर नहीं आता।
एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। आप दो सरकारों को लीजिए, यूपी और बंगाल, और दोनों को केंद्र सरकार बर्खास्त कर दे। अभी गाजियाबाद में 2 लड़कों को गोली मार दी गई, मर्डर हुआ। मॉब लिंचिंग अलीगढ़ में हुई। आज सुल्तानपुर में व्यापारी को गोली मार दी गई। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। दोनों सरकारों को केंद्र सरकार एक नजर से देखे ना, क्यों नहीं देखते हो एक नजर से? क्यों नाटक करते हो? बंगाल की बात करते हो, फिर दोनों स्टेट की बात करो, बर्खास्त करो दोनों सरकारें। लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। हाँ। जब हम ये बात कहते हैं तो आप सेलेक्टिव अप्रोच अप्लाई करोगे। लेकिन ये बंगाल तमिलनाडु पे आप ये आईना तो दिखाना चाहेंगे ना कांग्रेस वालों को कि उधर भी देखा करिए, दिखाना चाहेंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश में तो चलिए ये कहा जाता है कि गुंडों को, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जाता है। आप केंद्र सरकार लेना एक्शन। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है या नहीं है? अच्छा, पहले ये बताइए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? केंद्र का। ठीक है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और अगर स्टेट सही इसका भी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान बचे, 2 मेहमान बचे, जल्दी जल्दी। हाँ शहजाद। देखिए, निर्लजता किसे कहते हैं? और आपको देखना है, बंगाल में तो महिलाओं के रेपिस्ट को, शाहजहां शेख को, ममता बनर्जी ने बचाया। यहां पर तो बुलडोजर चलता है। और अब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो दलितों का अपमान और हत्या करवाते हैं, उनके ऊपर दलित दलित कहने वाले, पीडीए कहने वाले तमिलनाडु की सरकार पर, जबकि उनके सारे तथ्य निकल चुके हैं कि इस हत्या में वो शामिल थे उनके लोग, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? समाजवादी पार्टी पीडीए के लिए कुछ नहीं बोलेगी? बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान की दुहाई देने वाले लोग, आज एक ट्राइबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का झूठ बोलकर अपमान किया गया, जबकि प्रोटेम स्पीकर का रूल यह कहता है कि 7 बार के नहीं, जो कंटिन्यूस बनते हैं उसको बनाया जाता है, और वो कंटिन्यूस जो बना है उसको बनाया। तब प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ट्राइबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का अपमान किया, उस पर भी कुछ नहीं बोली समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का बढ़िया है पीडीए नारा और स्लोगन रखना है, और पीडीए का अपमान हो, पीडीए की हत्या हो तो कुछ नहीं बोलना है। चलिए, ये जवाब समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा, बीजेपी की तरफ से जवाब। लेकिन बादल देवनाथ जी, अब आप बताइए, ये बंगाल में जो कुछ होता है ये बाकियों को नजर नहीं आता क्या? उन्हीं के साथ ही अलायंस, हालांकि बंगाल में तो आप किसी अलायंस को कोई नहीं मानता है, टीएमसी नहीं मानती है, लेकिन बाकी की जगह पर? ओ शाहजाद भैया कैसे हो? नहीं शहजाद भाई ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था आपकी बार 400 पार। शाहजाद भाई, दीदी ने क्या कहा आपने सुना था? मैंने क्या सवाल पूछा है वो आपने सुना है? इस बार पगार पार। नहीं बादल भाई, मैंने क्या सवाल पूछा आपने सुना है? ओ शाहजाद भैया, मोदी जी ने कहा था आपकी बार 400 पार, दीदी ने कहा इस बार पगार। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखा दीजिए बादल देवनाथ जी। बादल देवनाथ जी, हिमांशु जी, एक बात प्लीज, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑडियो डाउन करिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए। मेरी बात सुनिए, इस देश की जनता को ये बात देखनी चाहिए कि लोगों की बात की जा रही है जिनकी जान चली गई। 60 से 70 लोगों की जान जा रही है हर इलेक्शन में, घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, मौत हो रही है, कोर्ट सीरियस हो गया है, लेकिन इनको कॉमेडी सूझ रही है, इनको कॉमेडी सूझ रही है। आपको कॉमेडी सूझ रही है बादल जी? अरे सुन लिया नहीं बादल जी, कॉमेडी सूझ रही है क्या? अगर आपको कॉमेडी करनी है तो आप लाफ्टर चैनल में जाके करिए। कोई कॉमेडी का नहीं कर रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, मिमिक्री या कुछ करना है आप वहां जाके करिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, उतने लोगों की जान जा रही है, आप क्या कर रहे हैं? मुद्दे की आंसर दे रहा हूँ। आप बताइए। मैं मुद्दे की आंसर दे रहा हूँ। बोलिए। मैं मुद्दे की आंसर दे रहा हूँ। शाहजाद भाइयों को जहाँ पर शाहजाद भैया हार गया, अयोध्या में, जहाँ पर सीता मैया, जहाँ पर राम को लेकर जहाँ पर राम का नाम भी आपसे ठीक से निकल नहीं रहा है। संदेश का लेकर राम का नाम आपसे ठीक से निकल नहीं रहा है। अभी 2 आंसर नहीं ले रहा है जी। इस बार अभी भी शाहजाद भैया संदेश का लेकर बात किया। वो भाजपा के महिला कार्यकर्ता 2000 रुपया लेके पूरे देश में बंगाल का बदनाम किया। फिर आप महिलाओं की इंसल्ट कर रहे हैं कि महिलाओं ने 2000 रुपए लेकर ये सब किया। महिलाओं ने 2000 रुपए लेकर ये सब किया, कैसी बातें आप कर रहे हैं? कोर्ट ने क्या किया? फिर 2000 रुपया लेकर कोर्ट ने क्या किया? संवेदनशीलता शून्य हो गई आपकी। बादल देवनाथ, अगर आप अपने राज्य की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। संदेशकाली में हुआ क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? एक बार जांच नहीं किया। क्या तरीका है आपका? और एक लाइन सुन लीजिए। ये शर्मनाक बयान, कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मनाक बयान है। और
एक पार्टी जिसकी नेत्री महिला है, वो पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, नहीं एक सेकेंड हिमांशु जी, जिस पार्टी की मुख्यमंत्री महिला है वो पार्टी का नेता 2,000 रुपए में महिलाएं बिक जाती है, ये कह रहा है। नहीं, ये कह रहा है कि महिलाएं 2,000 रुपए लेकर अपना वर्जन बेच देती है। ये इस प्रकार की घटिया और ओछी बातें इन्होंने यही कहा था संदेश खाली की महिलाओं के विषय में। कोर्ट ने संदेश खाली के विषय में शाहजहां शेख को जेल भेजा। बादल देवनाथ, क्या आप सुनने को तैयार हैं? बादल देवनाथ, क्या आप सुनने को तैयार हैं? आप सुनने को तैयार हैं? आप संदेश खाली की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आप आंसर लेने के लिए तैयार है? आप आंसर लेने के लिए तैयार है? मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, अपने ही राज्य की महिलाओं का। हिंदू महिलाओं का अपमान किया गया है। बंगाल की और हिंदू महिलाओं का अपमान किया गया है। ये हिंदू महिलाओं को कह रहे हैं हिंदू महिलाएं 2,000 रुपए लेती है। ये तृणमूल कांग्रेस का नेता मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू महिलाओं को 2,000 रुपए में बिकने वाली कह रहा है। ये शर्मनाक है। ममता दीदी को इसको तुरंत निकालना चाहिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि चमड़ी कैसी है देखो, एक बोलते हैं रेप का वीडियो दिखाओ, और आज ये नेता कहता है हिंदू महिलाएं 2,000 रुपए लेकर झूठा आरोप लगाती हैं। संजय राणा जी, मैं चाहता हूं कि महिला राष्ट्रीय महिला आयोग इसका संज्ञान ले। मैं खुद कहता हूं कि मैं इस मंच से, इस डिबेट से इस तरह के बयानों को कहीं आगे नहीं आने दूंगा। बादल देवनाथ जी, आपने जो बयानबाजी की है वो बिल्कुल गलत बयानबाजी की है। आपने कोर्ट पर भी सवाल उठाए, आपने अपने राज्य की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए, अपने राज्य की महिलाओं पर भी सवाल उठाए आपने, और ये गलत है। माफी मांगनी चाहिए आपको इसके लिए। मैं आपको संजय राणा जी, संजय राणा जी, ये क्या बिहेवियर है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप विश्लेषक हैं, समझा सके तो समझा दीजिए जनता को कि ये संविधान की दुहाई भी देनी है, लेकिन जहां वाकई जरूरत है वहां पर टेप लगा लेना है मुंह पर। जो आंकड़ा दिखा रहा है वो झूठ। हिमांशु, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि उस पार्टी से आप संविधान की रक्षा की उम्मीद करते हैं जिस पार्टी ने हारमोनियम पे बैन लगा दिया था, उस पार्टी से आप उम्मीद करते जो मजनू सुल्तानपुरी की को इसलिए जेल में डाल दिया तो उन्होंने सिर्फ बोल दिया था नेहरू जी को हिटलर है। आप उस पार्टी से उम्मीद करते हैं जो सिर्फ एक क्रिटिक्स हिंदुस्तान टाइम्स के दुर्गा प्रसाद जी ने लिख दिया था, एडिटर चीफ थे, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, उस आदमी से हम उम्मीद करते हैं टैगोर का जो प्ले है गोरा उस पे बैन कर दिया गया। ऐसे तकरीबन 54 चीजों पे सरकार ने बैन लगा दिए थे। उस सरकार से, उस पार्टी से आप उम्मीद करते हैं। अब आते हैं चर्चा पे कि भाई ये संविधान खतरे में है कि नहीं है। देखिए हिमांशु जी, संविधान तभी तक बचा हुआ है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। संविधान तभी तक बचा हुआ है जब तक भारतीय जनता पार्टी है। जहां जहां पे इन पार्टियों का शासन है वहां पे जाके देखिए पार्टी उस प्रदेश में जनता का क्या हाल है। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे तारिक भाई उछल रहे थे, कूद रहे थे। देखिए उन्होंने शहजाद भाई से एक प्रश्न पूछा था कि गुंडों वाली बात, हम बताते हैं गुंडों वाली बात क्या है। कहा जाता था उत्तर प्रदेश में जिस गाड़ी में है समाजवादी का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा। ये कहावत है, मैं पुरजोर तरीके से बोल रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समाजवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे टीएमसी पार्टी हो, इनका तुष्टीकरण का राजनीति करने का शुरू से रहा जब से आजादी बनी हुई है। और उसके बाद से आज तक का उठा देखिए तुष्टीकरण करते चले आ रहे हैं, तुष्टीकरण करते चले आ रहे हैं। इनके मुंह में दही जम जाती है जब राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, इनके मुंह में दही जम जाती है जब संदेश खाली होता है, इनके मुंह में दही जम जाती है जब तमिलनाडु में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। संदेश खाली में कहा जा रहा है कि महिलाएं 2-2 हजार रुपए लेकर उन्होंने हंगामा किया, ये कह रहे हैं। देख लीजिए कितना अविवेकशील, संवेदनशील है और संवेदनशील बयान है जो मतलब कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ रही है, कोर्ट की टिप्पणी को आप दरकिनार करके आपने ये सब बोला। अगर एक मिनट मैं ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, अगर वहां पर महिलाओं ने 2-2 हजार रुपए लेकर यह हंगामा किया तो शेख शाहजहां की अभी इस वक्त ये हालत क्यों है? उसे तो सर आंखों पे बिठाना चाहिए फिर तो। अब टीएमसी बिठाती हुई आई है। देखिए टीएमसी, बादल देवनाथ जी, आप नहीं मानेंगे कि इतनी हत्याएं बंगाल में हुई, इतनी बंगाल में हत्याएं हुई, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए ध्यान। जिला नेता बादल देवनाथ जी, आप संदेश खाली, चलिए आप संदेश खाली पर, बादल देवनाथ जी सुनिए ना, सम्माननीय महोदय, आदरणीय, सुनिए, उन्होंने पैसा दिया आपके भाजपा। अच्छा बादल देवनाथ जी मेरी बात सुनिए, आपकी नजर में, अच्छा सुनिए बादल देवनाथ जी, आपकी नजर में संदेश खाली में महिलाएं झूठी हैं, महिलाएं 2-2 हजार रुपए लेकर ये सारा काम उन्होंने किया है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस में इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोगों की जान चली गई है, 2019, 2020, 2024
इन्हें कैसे झुटलाएंगे? ये क्या है? 10 सेकंड प्लीज, आंकड़ा के ऊपर मैं आंसर दूंगा। बोलिए। नहीं हिमांशु नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। प्लीज 10 सेकंड। अभी जो आंकड़ा आप दिखा रहा है 2024 500 केस में 5 मौत, 5 मौत के अंदर 3 है टीएमसी कार्यकर्ता और 198 झूठा केस है। खुद डीजी एवं राज्यपाल के पास जो केस किया था उसमें 198 केस झूठा केस है, ये भी साबित हो गया। तीसरा, वो आप जो 2021 और 2020 663 केस 57 मौत, 2020 और गिनाऊंगा आपको। 2020 नहीं, हाँ। वो 2020 नहीं 2021 होगा विधानसभा चुनाव 2020। अरे कैसे पंचायत चुनाव हुए थे 2020 2019 में? देखिए 852, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 852 केस, 61 मौत, 61। ये बता दीजिए कि प्रजातंत्र कहाँ चला जाता है जब प्रजातांत्रिक देश में वोट डालने वाले आदमी का जिंदा जला दिया जाता है। टीएमसी कार्यकर्ता है, उसमें 57 जो मौत घर है उसने 24 टीएमसी कार्यकर्ता को भाजपा के द्वारा हत्या किया था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। टीएमसी लोगों, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है, हत्या हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हत्या हो रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? और एक लाइन सर, क्या ये टीएमसी की नहीं है? सर प्लीज अरे हत्या हो रही है, आप ये कबूल तो कर रहे हैं। सर टीएमसी का जगह तो मार दिया। और एक लाइन, विप्लव देव का जिसका इंटरव्यू आपने दिखाया 2019 से विधानसभा चुनाव त्रिपुरा में हुआ था, आप बताइए तो त्रिपुरा में टीएमसी ये कंपेयर करने वाली बात देख रहे हैं। इतने लोगों की मौत हुई मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर संविधान की दुहाई नहीं दी जाएगी। भाजपा के मोदी जी अमित शाह ने लिया, उसी विप्लव देव का इंटरव्यू दिखा रहा है आप लोग। शहजाद, ये तो माना बंगाल में कि इतनी मौत हुई है, ये तो मान रहे हैं तुरंत। तारिक भाई इसके बाद आपके पास प्लीज। हाँ ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार। बादल भाई आपकी बात सुनी ना, बादल जी आपकी बात सुनी। हाँ रुकिए अब। अरे जवाब दे रहा हूँ बादल जी। हाँ सिर्फ गरजना नहीं है, बरसना भी है, पर अपने समय पर बरसना है। बादल जी मेरी बात देखिए, ऐसा है कि अगर अब सुनिए, कान का पर्दा भी खोलिए, केवल आउटगोइंग मत रखिए। अब सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यदि 24 टीएमसी के कार्यकर्ता किसी और ने मार दिए तो आपकी राज्य की मुख्यमंत्री इतनी इनकॉम्पिटेंट है, अपने ही लोग नहीं बचा पा रही तो उनको पहले हटाइए पार्टी के पद से। अब दूसरी बात, हाँ तो आपके राज्य में चल क्या रहा है? कानून व्यवस्था नहीं है क्या वहां पर? पकड़िए ना, किसने रोका है आपको? पहले बात सुनिए, मैं आऊंगा नहीं, छोड़ दीजिए, पहले बात पूरी छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। शहजाद आप बोलिए आप क्या बता रही है? दूसरी बात, अबे कैसे बोलूं, इनका कान में बात इनकी गरजती रहती है। अब देखिए दूसरी बात, मैं 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो बता रहा हूं। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा है, ओहो, 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा है कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, मूंद नहीं सकते जब इतनी शिकायतें पोस्ट पोल वायलेंस की आ रही है। हमें लगता है कि पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई इसमें रोल है और इसीलिए हम सेंट्रल फोर्सेस के एक्सटेंड कर रहे हैं उनकी डिप्लॉयमेंट को, और यदि वहां पर कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 5 साल तक ये सेंट्रल फोर्सेस रहेगी। ये कहने के बाद ये छाती पीट रहे अपनी। और दूसरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी झूठे हैं क्या? लोकेश जी, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, क्या वो भी झूठे हैं? भाई ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं हिमांशु जी आपका ऑडियो मैंने इसलिए रखा है आगे। बादल देवनाथ जी के पास में आऊंगा तो उनकी आवाज में रखूंगा, उनका ऑडियो मैंने डाउन रखा है। आप बोलिए। उनकी आवाज लगातार डिस्टर्ब कर रही है, बोलना मुश्किल है। बादल देवनाथ जी पूरी मेरे कान में आ रही है। बादल देवनाथ जी सुनिए, बादल देवनाथ जी आप कंटिन्यूअसली इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन बादल देवनाथ जी ये बात आपको आप नहीं सुन रहे तो बात अलग है। लेकिन शहजाद ने एक वैलिड पॉइंट रखा है, शहजाद ने एक वैलिड पॉइंट रखा है कि कोर्ट की तरफ से भी इस बात का जिक्र हुआ है कि पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है और अगर ऐसी स्थिति रही तो वहां पर सुरक्षा बल लगातार रखने पड़ेंगे। यानी सरकार सारी व्यवस्थाएं करने में फेल साबित हुई है। अगर आप ये मान रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हो रही है तो आप सोचिए कि क्या हालात है वहां पर। और यहां पर अब संविधान खतरे में नहीं है। बस इतना पूछ रहा हूं मैं, बस हाँ या ना में बता दीजिए। टीएमसी के कार्यकर्ता ही टीएमसी के कार्यकर्ता को मार रहे। हाँ बादल जी, हेलो,
हाँ अब जब बोलना है तब चुप हो गए। बोलिए बोलिए। तो मुझे ही बोलने देते। देखिए, और दूसरी मैं अपनी बात पूरी रख देता हूं फिर से। मैं सवाल पूछ लेता हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, और दूसरी बात आप ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी झूठा है क्या? अधीर रंजन चौधरी भी बोलते रहते हैं लगातार कि पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, ममता दीदी डिक्टेटर है। तो आप बता दीजिए, अधीर रंजन चौधरी को गालियां बकेंगे? लोकेश जिंदल से बोलिए। बताइए बादल जी, अगर सुन रहे हैं तो जवाब तुरंत दीजिएगा शॉर्ट में। शाहजादा, अधीर रंजन चौधरी कौन है? तुम लोग पूरे देश में देख रहे हो, वो विपक्ष का नेता था, अभी तो लीडर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल गया, अधीर रंजन चौधरी को 5 जिला प्रदेश अध्यक्ष है वो बंगाल कांग्रेस का। अरे सुनो ना, 5 जिला का दायित्व तो भाजपा ने खुद दिया था, जो 5 बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष है। लोकेश जी से संपर्क टूट चुका है, वरना लोकेश जी से मैं सवाल जरूर पूछता। जिताने के लिए लोकेश जी से मैं सवाल जरूर पूछता था बंगाल में। ये रिपोर्ट भी निकल गया। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में 5 सीटों में भाजपा को जिताने के लिए जो कोशिश ठीक है। अच्छा तारिक भाई, निकल गया। तारिक भाई अपनी बात बताइए, कांग्रेस तारिक जी से पूछिए। तारिक जी पूछिए, इंडिया अलायंस का पूरा गठबंधन एक समान है, पूरा गठबंधन एक समान है, इसलिए तारिक भाई सवाल समझ गए। तारिक भाई सवाल समझ गए जी। तारिक भाई, बादल जी, अरे अपने लोगों को बोलने दीजिए, अपने लोगों को बोलने दीजिए। तारिक भाई की बारी है, उनको बोलने दीजिए। ये देखिए बादल जी, तारिक भाई की बारी है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडों का प्रदेश है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल, मैं कह रहा हूं, जब यूपी में 19 पेपर लीक होता है तो हम कहते हैं ये लीक प्रदेश है, या कोई कह देता है तो बेइज्जती हो गई। मैं मानता हूं, मैं तुरंत माफी मांगूंगा, मेरी पूरी पार्टी तुरंत माफी। आपके नेताओं ने, योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश गुंडे माफियों का, यहां सिर्फ माफिया लोग रहते थे क्या? मान लेते हैं अभी यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक साहब जो अभी मुझे बता रहे थे कि मैं बंदर की तरह उछल रहा हूं, वो यूपी के होते तो ये भी माफिया है, मैं भी माफिया। तो पूरे प्रदेश को आपने बता दिया कि गुंडे माफियाओं को अगर, अच्छा बीजेपी इसलिए आई थी, बीजेपी ने यही कहा था कि गुंडे माफियाओं को दूर करेंगे हम। नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा उन्होंने बनाया। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर जवाब दूंगा मैं शहजाद से। आप बात पूरी कर लीजिए पहले। बात पूरी करने दीजिए। अगर ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है कि यूपी गुंडों का प्रदेश था, तो यहाँ 19 पेपर लीक हुए हैं, तो ये भी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अगर ये माफी मांगेंगे तो हम अभी माफी मांगने को तैयार। हाँ ठीक है। हाँ जवाब लीजिए। हाँ हिमांशु जी अब बोलने दीजिए। हाँ हिमांशु जी, तारिक जी को बताइए कि योगी जी का या तो ऑडियो वीडियो प्ले करे या उनका ट्वीट दिखाए, ये कोई रिपोर्ट दिखाए। वो कोई वेबसाइट मैंने ट्वीट शशि थरूर का दिखाया है। ना एग्जैक्ट ट्वीट दिखाइए। ट्वीट नहीं है, बोली हुई बात है। कहां से नहीं भेजे दे नहीं। वहां तो बताइए, सुनाइए। तारिक भाई मेरे को भेज दीजिए, वीडियो सुनाइए, मेरे को भेज दीजिएगा। बोलिए मत, सुनाइए। अरे मैं बोल रहा हूँ तारिक भाई, मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। भेज रहा हूँ इनको, ये देख लेंगे। भेज रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए, बता दीजिएगा इनको, चाचा को बता दीजिएगा। गुंडा राज खत्म हुआ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी का गुंडा राज खत्म हुआ। नहीं प्ले कीजिए ना, तारीख प्ले करो, हिम्मत तो प्ले करो, वीडियो प्ले करो ना। हर चीज वीडियो नहीं करो, खबर है दैनिक जागरण की वीडियो नहीं है। अरे आप कहाँ प्ले करूं? अरे मैं तो कह रहा हूँ तारिक भाई, वीडियो प्ले करो। भेज दिया, ये देखिए। तारिक भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप प्रवक्ता हैं, आप बड़े नेता हैं, तो ऐसे वीडियो तो आप लोगों को अपने पास रखने चाहिए कि जब चाहे तब एकदम प्ले कर दिया कि ये देखिए, सुन लीजिए। मैं भेज रहा हूं इनको, ये देख है ना। ऐसे वीडियो तो आप लोगों को ऐसे रखने चाहिए कि तुरंत जब भी मौका मिले दबा दिया, ये लीजिए, सुन लीजिए। भेज रहा हूँ, वीडियो नहीं है, दैनिक जागरण की न्यूज है। क्या भेज? अरे कहाँ आप सुनिए ना, कहाँ किसी की आप लोगों को कह रहे हैं इनकी न्यूज है, उनकी न्यूज है, इनकी न्यूज है, उनकी न्यूज है। मुंह जबानी है तो आप बिल्कुल बोला करिए। नहीं, आप भी मेरी बात का खंडन कर रहे हैं। आप भी मेरी बात सुनिए ना। लेकिन मैं तारिक भाई सुनिए ना, लेकिन इंडिया गठबंधन में आप सब लोग एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन में आप सब लोग एकजुट हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में लेकिन आप सब लोग एकजुट हैं। और जो मुद्दा यहाँ पर संजय राणा जी ने उठाया, जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं, इस पर भी तो आप अपनी बात रख दीजिए, या अपने समकक्षों को बोल दीजिए कि भैया थोड़ा बुरा भी देख लिया करें, कि हमेशा सिर्फ मीठा ही मीठा खाना है।
देखिए अगर संजय जी, जब तक वो मुझे भेज रहे हैं, आप अपनी बात कर लीजिए। आंसर दे देता हूं। देखिए ऐसा है कि उन्होंने बोला 19 पेपर, मान्यवर पूरे 10 साल में पूरे प्रदेश के अंदर 26 पेपर लीक हुए, इसमें 14 तो गहलोत जी के जमाने में हुए हैं, तो कृपया करके उसके बारे में थोड़ा बोल दिया करिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको सुनिए, मैंने आपको बंदर नहीं बोला था, हमने बोला उछल के। देखिए उछल के किसी चीज का आंसर तथ्य के साथ अगर दिया जाए तो सुंदरता होती है, लेकिन उछल करके अगर उत्तर दिया जाए उसको बंदरता कहते हैं। तो वो आपके ऊपर विवेक में मैंने छोड़ दिया। नंबर 3, मैंने भेज दिया, विज्ञप्ति दिखाइए। अच्छा देखिए तारिक भाई एक मिनट, इन्होंने जो भेजा है मैं वो पढ़ना चाहता हूं। देखिए किसी का रेफरेंस दिया जा रहा है, और जो इन्होंने भेजा है तारिक भाई ने, मैं चाहता हूं शहजाद भाई भी सामने रहें, जो भेजा है मैं वो पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया है, और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है। गुंडाराज आपने कहा ना, गुंडाराज कोट किया हुआ है, सुनिए, गुंडाराज कोट किया हुआ है। समाजवादी पार्टी का गाड़ी में समाजवादी का झंडा, उसके अंदर बैठा है गुंडा। आपने जो मेरे को भेजा, आपने जो भेजा, सभी लोग गुंडे, हम मान रहे। और मैं तो वही पढ़ रहा हूं। देखिए सुनिए शहजाद, आपका कमेंट। पूरी लिस्ट 19 जो पेपर लीक है उसकी सुनिए। दरोगा भर्ती पहला, अरे नहीं, एक बहुत क्लियर बात। यहाँ मैं नहीं चाहता, यहाँ सुनिए, एक मिनट समझाओ। मैं यहाँ ये नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाए, इसीलिए बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। शहजाद 10 सेकंड। शशि थरूर का डायरेक्ट स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश पे, इन्होंने झूठ बोला योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, इसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई तो होगी, परंतु आज जिस प्रकार से जो स्टेटमेंट नहीं था उसको भी झूठा बताने की, और समाजवादी पार्टी शशि थरूर के बयान को बचा रही है। उत्तर प्रदेश के लोग देख ले, ये तारिक खान मियां किस प्रकार से प्रभु श्री राम की धरती की बदनामी का समर्थन कर रहा है। संजय जी, देखिए ऐसा है कि तारिक भाई बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इनको मेरा तेज तर्रार प्रवक्ता मानता हूं। जिस तरह से वो तर्क नहीं, जिस तरह से मेरे मित्र भी हैं, जिस तरह से वो तर्क रख रहे हैं, बड़ा दुखद है। देखिए अपने कम से कम अगर जो चीजें तथ्य रखी उसमें कुछ समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई बेवकूफ प्रवक्ता तो है नहीं समाजवादी के लिए। और जहां तक समाजवादी की बात हो रही है, समाजवादी सरकार की बात हो रही है, जो गुंडों की सरकार थी, गुंडों का राज था, किसी प्रदेश के व्यक्तियों को नहीं गाली दिया गया। हमें भी 10 सेकंड दीजिए, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन आपको आपके मुंह में आवाज नहीं निकलती है। अभी मैंने 10 सेकंड कि आपके राज्य में दूंगा, दे रहा हूं। आपके राज्य में जो भर्तियां होती थी, एक समाज को केंद्रित करके की जाती थी, एक समाज के लिए ही की जाती थी। उस पर जरा तर्क दे दीजिए, उस पर बता दीजिए कितना पेपर लीक होता था, कि टोटल कितनी वैकेंसी थी, कितनी भर्ती होती थी। आप बोलोगे मैं आंकड़े भी दे दूंगा, उस पर आप नहीं बोल लेंगे। आप प्रश्न चिन्ह लगाइए, प्रश्न चिन्ह लगाना आपका काम है, लेकिन इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगे तो तनाव। ठीक है तारिक भाई, आप 2017 खतरे में है। 2017 से दरोगा भर्ती पहला पेपर लीक होता है, दरोगा भर्ती का 1,30,000 लोग उसको पेपर को प्रभु। तो देखिए आप फिर वो लीक वाली बात, देखिए तब से लीक वाली बात हो रही है। मैंने जिस मुद्दे की शुरुआत की थी, नहीं तारिक भाई सुनिए ना, तारिक भाई बहुत विनम्रता के साथ सुनिए। एक लीक वाला मुद्दा आपने उठाया, शहजाद ने उठाया, उस पर आप दोनों आमने सामने हो गए, क्लियर हो गया। सुनिए ना, क्लियर हो गया। मैं बात कर रहा हूं इंडिया गठबंधन के डबल स्टैंडर्ड की, कि कहां पर कुछ गलत हो रहा है तो वो नहीं देखना, बंगाल में नहीं देखना, तमिलनाडु में नहीं देखना, और बाकी दिल्ली में चिल्लाना है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। तो ये क्यों है? मैं इस पर बात कर रहा हूं, इस पर जवाब नहीं मिला। देखिए मुद्दे से डाइवर्ट शहजाद पूनेवाला ने किया। उन्होंने शशि थरूर के ट्वीट की बात कर, अगर वो उसको न छेड़ते तो मैं भी कोई बात ना करता। अच्छा वो मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान मुद्दा नहीं है, प्रभु श्री राम की धरती का अपमान मुद्दा नहीं है, प्रभु श्री कृष्ण की धरती का अपमान मुद्दा नहीं है। ये तारीख के लिए प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की धरती का अपमान ये मुद्दा नहीं है। समाजवादी खत्म हुआ था। अच्छा ये अब जनता को तय करने दीजिए कि लोकतंत्र कितना खतरे में है और संविधान को कितना खतरा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते रुख करते